आकांक्षा हूँ। आपको पता है कि हमारे इस चैनल में हम प्रेगनेंसी और वेरियस जो वुमेन इश्यूज हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी आते आते आप ऑलरेडी बहुत परेशान हो चुके होते हो, बोर हो चुके होते हो। आपको ऐसा लगता है कि कब अब बच्चा जो है जल्दी से बाहर निकले। आप बहुत सारी बुक्स पढ़ चुके होते हो, बहुत सारे वीडियोज देख चुके होते हो और आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में हमें किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हमारे अंदर क्या बदलाव आता है, बच्चे के अंदर क्या बदलाव आता है, चेकलिस्ट क्या होती है, हमें अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए डिलीवरी के लिए। तो 9th मंथ आते आते जो बच्चा है, बच्चे की काफ़ी सारी ग्रोथ अब हो चुकी होती है। वो अब तैयारी कर रहा है बाहर आने के लिए और उसका जो एवरेज वेट अगर देखा जाए तो 2.5 से 3.5 kg तक होता है। एवरेज हाइट अगर देखा जाए तो वो अप्रॉक्सीमेटली 47 सेंटीमीटर से 52 सेंटीमीटर तक होती है, जो डिपेंड करता है पेरेंट्स के हाइट के ऊपर। बच्चे के सारे रिफ्लेक्सेस अब ऑलमोस्ट डेवलप हो चुके होते हैं। वो अपनी आंखें ब्लिंक कर सकता है, हेड मूव कर सकता है, उसके लंग मैच्योर हो चुके होते हैं, उसके मूवमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके होते हैं। ऑल्दो मूवमेंट अब हो सकता है अब आपको टाइम के साथ थोड़े कम परसीव होते हैं, क्योंकि बच्चे के अंदर बच्चे के आसपास जो पानी होता है वो काफ़ी कम हो चुका होता है। बच्चे की ग्रोथ हो चुकी होती है तो जो स्पेस होता है बच्चे के आसपास वो कम हो चुका होता है। तो जो मूवमेंट आपको बहुत पहले फील होती थी उसमें आपको थोड़ी सी कमी नजर आएगी। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, बस आपको ध्यान रखना है कि जो बच्चे का किक है या फ्लिकर है उसको भी आपको काउंट करना है। तो जो भी नॉर्मल किक कर रहा है बच्चा, हाथ या पैर से किक कर रहा है या फ्लिकर हो रही है, उसको आपको काउंट करके रखना है। पहले जैसा बच्चा मूव करता था वैसे अब मूवमेंट अब उसके नहीं रहेंगे। बेबी का जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो काफी हद तक हो चुका होता है, लेकिन फिर भी बेबी का जो ब्रेन है वो टर्म तक, जब तक डिलीवरी ना हो जाए 39-40 वीक्स तक डेवलप होता रहता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर इंडिकेटेड नहीं है, कोई मेडिकल रीजन नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है, तो कोशिश करना है कि 39 वीक्स तक से पहले आप कोई इलेक्टिव इंडक्शन ना कराएं, कोई इलेक्टिव सर्जरी अपने सिजेरियन ना कराएं। 39 वीक्स तक जनरली बच्चे को अंदर पेट के अंदर डेवलप होने देना चाहिए। वो आपके बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये तो थी बच्चे के बारे में डिफरेंट चीज़ें। माँ को जो 9th मंथ में सिम्टम्स होते हैं वो आप सबको पता है। जो 8th मंथ के सिम्टम्स थे वो जनरली अभी रहते हैं, जैसे बैक एक आपको रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपका पूरा का पूरा पोस्चर जो है वो प्रेगनेंसी में चेंज हो चुका होता है, तो उसकी वजह से बैक एक रहता है आपको। पेल्विक पेन होता है, पेल्विक प्रेशर, नीचे के साइड में प्रेशर लगता है, क्योंकि बच्चे का जो सिर है अब धीरे धीरे करके सिर या जो भी नीचे वाला हिस्सा है वो धीरे धीरे करके अब अंदर पेल्विस में घुसना शुरू होता है। तो आपको बहुत ज़्यादा पेल्विक प्रेशर फील होता है, हैवीनेस फील होती है पेल्विस में। इसके अलावा बहुत जल्दी पेशाब आने की दिक्कत होती है 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में, क्योंकि पूरा का पूरा जो यूट्रस का प्रेशर है वो ब्लैडर के ऊपर जा रहा है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि बार बार बाबा पेशाब आ रहा है, हर आधे घंटे में आपको पेशाब आ रहा है। आप पेशाब करने भी जा रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप पेशाब करके बाहर निकले आपको थोड़ी देर में फिर से पेशाब आ रहा है। तो उस चीज़ के लिए आप ये कर सकते हैं कि जब आप पेशाब करने जा रहे हैं, कर लिया, तो आखिरी में कोशिश करिए आगे की साइड थोड़ा सा झुक जाइए। तो उससे क्या होगा, ब्लैडर में जो थोड़ा बहुत पेशाब बच जाता है एंगल चेंज होने की वजह से, तो वो भी निकल जाएगा। और ये परेशानी होती है आखिरी के 9th मंथ में। तो इस पेल्विक पेन के लिए, बैक एक के लिए आपको अपने जो पेल्विक एक्सरसाइजेस हैं, बैक एक्सरसाइजेस है, उसको कंटिन्यू रखना है, उसको बंद नहीं करना है। इनफैक्ट पेल्विक एक्सरसाइजेस आपके बेबी का जो एंगेजमेंट हो रहा है, जो नीचे के साइड वो मूवमेंट हो रहा है, उसको हेल्प भी करता है। तो अपने एक्सरसाइजेस को आप कंटिन्यू रखें। इसके अलावा 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में वजाइनल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन जो है, हमारा हार्मोन जो होता है प्रेगनेंसी का, वो बहुत हाई अमाउंट में बढ़ जाता है। उसकी वजह से वजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाता है। बस ये ध्यान रखना है कि उसमें कोई इचिंग ना हो, कोई बदबू ना हो, कोई इन्फेक्शन के साइन सिम्टम्स ना हो। ब्रेस्ट चेंजेस 9 मंथ में होने लगते हैं, ब्रेस्ट हैवीनेस होने लगता है, ब्रेस्ट पेन होने लगता है, किसी का ब्रेस्ट निपल से मिल्की डिस्चार्ज भी शुरू हो जाता है। मतलब जो मिल्क डिलीवरी के बाद होता है वो पहले ही बनना शुरू हो जाता है। तो वो भी एक बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, उसके लिए भी नहीं घबराना है। इसके अलावा जो आपकी बहुत ज़्यादा सांस फूलता था पहले प्रेगनेंसी में, क्योंकि बच्चा बिल्कुल ऐसा लगता था कि चेस्ट के नीचे बैठा हुआ है, तो उसमें आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा नीचे खिसकता है, डायफ्राम जो हमारा चेस्ट है उसमें थोड़ा सा हमारा जो प्रेशर पहले पड़ रहा था वो कम होता है। तो सांस जो बहुत ज़्यादा फूलता था पहले, उसमें आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। इसको हम लाइटनिंग बोलते हैं, कि अब आपको थोड़ा सा उसमें आपको लाइट फील होगा।
इसके अलावा थकान 9th मंथ में बहुत ज़्यादा लगती है। थोड़ी थोड़ी देर पे आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस इतने हो रहे हैं, जो भी आप खा रहे हो पूरा का पूरा नरिशमेंट बेबी को जा रहा है, तो थकान बहुत ज़्यादा लगती है। स्लीप डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, रात भर ऐसा लगता है नींद नहीं आ रहा है, कभी एंग्जाइटी की वजह से, कभी पैरों में दर्द की वजह से, कभी आपकी पोजीशन की वजह से, तो स्लीप डिस्टर्बेंसेस होते हैं। स्लीप के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, हाउ टू स्लीप इन प्रेगनेंसी, और स्लीप को अच्छे करने के लिए, स्लीप हाइजीन के लिए क्या करें, टाइम मिले तो आप वो वीडियो जरूर देख लें। तो ये तो थे बेसिक चेंजेस जो मदर में होते हैं 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। अब हम देखेंगे कि बेसिकली 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में आपको क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में आप बिल्कुल जैसे पहले एक्टिव थे, अनलेस अंटिल कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, अगर आपको डॉक्टर ने मना कर रखा है तो अलग बात है, अदरवाइज आप कोशिश करिए अपने आप को एक्टिव आपको रखना है। जो पेल्विक बैक एक्सरसाइजेस आप कर रहे थे वो आपको कंटिन्यू रखना है। अगर आप वर्किंग हैं, जैसे आप कहीं ऑफिस में काम करते हैं, लगातार बैठने वाला काम है, तो कोशिश करिए हर 1-2 घंटे पे जाके टहल के आगे, घूम के आगे, एक प्रोलॉन्ग पोजीशन में आपको नहीं बैठना है, एक्टिव रहना है थ्रू आउट 9th मंथ। एंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की बात आती है, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, आपके डॉक्टर ने नहीं मना किया है, तो आप 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में भी अपने कंफर्ट के हिसाब से सेक्सुअली एक्टिव रह सकते हैं। इनफैक्ट वो नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करता है। अगर आप चाहें तो उसके ऊपर भी एक वीडियो है मेरा, आप उसको देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि 9th मंथ में रेड फ्लैग साइन क्या है, मतलब किस कंडीशन में आपको तुरंत हॉस्पिटल भागना है, क्या क्या कंडीशन है जो बेसिकली आपको इग्नोर नहीं करना है। तो उसमें सबसे पहला होता है कि आपको पहचानना जरूरी है कि ट्रू लेबर पेन क्या है और फॉल्स लेबर पेन क्या है। ट्रू लेबर पेन का मतलब है कि वो एक्चुअल वाला लेबर पेन है जो टाइम के साथ बढ़ता है, वो हर चीज़ में बढ़ता है, उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ती है, ऐसा लगेगा कि पेट जो है वो बिल्कुल कड़ा हो रहा है, उसका ड्यूरेशन भी बढ़ता है। अगर वो पहले 15 सेकंड्स के लिए आ रहा था, धीरे धीरे 20 सेकंड, 30 सेकंड, 45 सेकंड्स के लिए होगा, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है। मतलब अगर पहले 1 घंटे में हो रहा था तो आपका आधे घंटे में पेन होगा, फिर 15 मिनट में, 10 मिनट में। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होता है ट्रू लेबर पेन का। और ट्रू लेबर पेन जनरली बैक से शुरू होता है, एब्डोमेन पे आता है और नीचे फिर थाइज में रेडिएट करता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ पेन हो रहा है तो आपको घर पे वेट नहीं करना है, आप टाइम से अपने डॉक्टर से मिलिए। फॉल्स लेबर पेन जनरली 9 मंथ में होता रहता है, क्योंकि यूट्रस कभी कभार ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है और हमें इतना ज़्यादा पेल्विक प्रेशर फील होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें पेन आ रहा है, पेन आ रहा है। इस टाइप का जो फॉल्स लेबर पेन है वो जनरली पेन किलर के साथ चला जाता है, रेस्ट करने पर चला जाता है, सोने के बाद चला जाता है। तो आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि ट्रू लेबर पेन क्या है और फॉल्स लेबर पेन क्या है। दूसरी चीज़ होती है कि अगर एकदम से आपका नीचे का पानी छूट गया, जिसको हम बोलते हैं कि अमनियोटिक फ्लूइड का जो मेम्ब्रेन है उसका रप्चर होना, तो गश ऑफ फ्लूइड अगर आपको आ रहा है तो इसका मतलब पानी छूट गया है, बच्चे के आसपास जो पानी है वो निकल रहा है। तो उस केस में भी आपको डॉक्टर के पास पहुंचना है, क्योंकि कई बार उसमें इमरजेंसी हो जाती है और वो इन्फेक्शन भी कॉज करता है अगर लंबे टाइम से पानी जा रहा है। तो उस केस में भी आपको जाना है। कुछ पेशेंट्स ये बोलते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि कैसा पानी छूटेगा, क्योंकि ऑलरेडी वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा होता है 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। तो उस केस में आपको ये पता रहना चाहिए कि ये जो पानी छूटता है, लाइकर जो छूटता है, वो बिल्कुल एकदम पेशाब जैसा पानी होता है, सफ़ेद पानी होता है। जो नॉर्मल म्यूकॉइड डिस्चार्ज वेजाइना से हो रहा है उससे डिफरेंट होता है। और अगर आपकी दूसरी डिलीवरी है तो ऑब्वियसली आपको पता होता है, लेकिन फर्स्ट डिलीवरी में आपको पता होना चाहिए कि बिल्कुल सिंपल पानी, पेशाब जैसा पानी निकलता है वेजाइना से, और वो जो एक बार निकलना शुरू होता है तो जनरली बंद नहीं होता है। तीसरी चीज़ होती है, अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग अगर शुरू हो रही है पेन के साथ, तो जनरली वो साइन होता है कि लेबर है। तो उस केस में आपको डॉक्टर के पास पहुंचना है। और अगर सपोजिंगली आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो वो कुछ सीरियस कंडीशंस भी हो सकते हैं, तो ब्लीडिंग को भी इग्नोर नहीं करना है 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। उस केस में भी आपको डॉक्टर के पास टाइम से पहुँचना है। 4th चीज़ होती है, अगर 9th मंथ में आपको थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है कि बच्चा आपका कम घूम रहा है, आपको डेली फीटल मूवमेंट काउंट करके रखना है। दिन भर में 10 से 12 घंटे जब तक आप दिन भर में आप काम कर रहे हैं, उस बीच में बच्चा आपका कम से कम 10 से 12 बार पता चलना चाहिए। पता चलने का मतलब जैसे मैंने बताया कि किक कर रहा है, फ्लिकर कर रहा है, तो आपको पता चलना चाहिए। उससे कम की काउंटिंग अगर आपके पास है तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से जल्दी मिलिए, क्योंकि बच्चे को अंदर कहीं पर भी कुछ भी परेशानी हो रही है तो ऑब्वियसली माँ को सबसे पहले पता चलता है। तो इसलिए अपने फीटल मूवमेंट का आपको बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। आपका जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है, अगर उस टाइम तक आपको पेन नहीं आया है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, क्योंकि उस टाइम तक आते आते कई बार चीज़ें चेंज हो चुकी होती हैं। तो उस केस में आपको डॉक्टर से मिलना है। तो ये 5 चीज़ें हैं जनरली कि आपको इग्नोर नहीं करना है। अब हम देखेंगे चेकलिस्ट क्या है 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। तो चेकलिस्ट ये रहती है 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में कि सबसे पहला तो जैसे मैंने बताया कि आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है। डाइट में आपका प्रोटीन
अच्छे से होना चाहिए। आप घी या बटर का यूज़ करिए, वो भी आपको हेल्प करता है। आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन का सप्लीमेंट आप ले रहे हैं, उसको लेते रहेंगे। पानी की कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही पानी जो है बच्चे के आसपास आपका लाइकर बनाने में हेल्प करता है। पानी अच्छा रहता है तो वो नॉर्मल डिलीवरी में भी हेल्प करता है। डाइट के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि पानी के अलावा आप दूसरे लिक्विड भी ले सकते हैं, जैसे आप जूसेस ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, लेकिन आपको लिक्विड इंटेक आपको अपना बना के रखना है। तो डाइट का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, स्लीप का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि जितना आप अच्छे से सोएंगे उतना बच्चा भी आपका प्रॉपर्ली डेवलप होता है। इमोशंस का आपको ध्यान रखना है कि बहुत बहुत इमोशनली फ्रजाइल नहीं होना है। लड़ाई झगड़ा, इरिटेशन, बहुत अजीब सी आवाज़ों से दूर रहना है। अपने आप को काम एंड सूदिंग रखना है, क्योंकि इमोशंस का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे के ऊपर। 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में कोशिश करिए बहुत ज़्यादा जंक फूड, बेवरेजेस, रेफ्रिजरेटेड एंड पैक्ड आइटम्स आपको अवॉइड करना है। 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी आते आते आपका एक ग्रोथ स्कैन हो चुका होना चाहिए, मतलब एक अल्ट्रासाउंड हो चुका होना चाहिए, जिसमें बेसिकली हम ये देखते हैं कि बच्चे का हेड कहाँ पे है, ऊपर है, नीचे है, पानी कितना है बच्चे के आसपास, उसका ग्रोथ सही से हो रहा है कि नहीं, बच्चे के आसपास नाल तो नहीं है, कोई और परेशानी तो नहीं है। तो इस सब के हिसाब से बेसिकली आपकी डिलीवरी प्लान की जाती है। तो 9th मंथ आते आते आपका ये हो चुका होना चाहिए। इसके अलावा ऑब्वियसली आपका बैग, जो डिलीवरी वाला बैग है वो पैक्ड होना चाहिए, क्योंकि कभी भी आपको पेन हो सकते हैं। 9th मंथ में कुछ नहीं कह सकते कब पेन आएगा, जल्दी भी आ सकता है, लेट भी आ सकता है। तो आपका बैग ऑलरेडी रेडी होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपको डिलीवर कहाँ कराना है, आपके डॉक्टर आपको पता होना चाहिए। और बच्चों के कपड़े जो इनिशियल फर्स्ट 2 डेज में या फर्स्ट वीक में होते हैं वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। बेसिक चीज़ें आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि 9th मंथ में आपको 2 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। जो नॉर्मल डिलीवरी अगर आप प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए जो पेल्विक एक्सरसाइजेस हैं, योगा है, वो आप कंटिन्यू रखें। दूसरी चीज़ होती है लमाज ब्रीदिंग टेक्निक। जैसे मैंने पहले भी अपनी कुछ वीडियोस में बताया है कि लमाज ब्रीदिंग टेक्निक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है फॉर स्मूथ एंड ईजी नॉर्मल डिलीवरी। तो वो उसकी प्रैक्टिस आप करते रहिए अगर आप नॉर्मल डिलीवरी प्लान कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए, चेकलिस्ट को फॉलो करिए, अपने प्रेगनेंसी को हेल्दी बनाइए, सेफ बनाइए और ब्लेस्ड प्रेगनेंसी बनाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर वेरियस अदर पोस्ट एंड वीडियोज़। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।